So electric field starts from positive charge and terminate at negative charge, right? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप बनाता है क्या? मीन्स क्लोज लूप मीन्स नो स्टार्ट एंड नो बिगनिंग, नो एंड। मीन्स अगर इस तरह से अगर हम बनाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनता है, बट चार्ज के वजह से नहीं बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या स्टडी कर रहे हैं? बिहेवियर ऑफ और या बिहेवियर ऑफ चार्ज एट रेस्ट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे एक और वजह होता है, और वो होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे चार्ज वजह नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में बनता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप में नहीं होता है। पॉजिटिव चार्ज से निकलना है, नेगेटिव चार्ज में ख़त्म होना है, नॉर्मल टू द सरफेस निकलना भी है, और नॉर्मल टू द सरफेस टर्मिनेट भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्यों होता है ये सब चीज़? जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन वगैरह देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी जगह पे कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके। देन वी टॉक्ड अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होगा वहाँ पे हम कहेंगे फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कम है डेंसिटी वहाँ पे कम होगा। देन वी टॉक्ड अबाउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन एसोसिएटेड विद अ चार्ज। तो हमने बात किया कि अगर Q चार्ज के साथ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो तो 2Q के साथ 8 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, और ये हम कंपैरेटिवली ही बात करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल ये दिया कि 4 है तो 8 हो जाएगा, अगर 5 होता तो 10 बन जाएगा दूसरे के लिए, एंड सो ऑन। Total number of electric lines associated with a charge Q in vacuum is given by formula Q upon epsilon naught. We also call this term as flux. जो कि गॉस थ्योरम में अलग से हम लोग डिस्कशन करेंगे। देन वी आर टॉकिंग ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किधर मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन डायग्राम को देखते ही हमें पहले से एस्टिमेट कर लेना है कि किधर प्लस है और किधर माइनस है, और उसके बाद प्लस चार्ज और माइनस चार्ज किधर जाएगा। तो अब तो याद ही रखना है कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, और माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। जो पोटेंशियल वर्ड दिया गया है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से क्या होगा। ठीक है, तो जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से होने वाला है वही निगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन वहाँ आ जाएगा। ठीक है, वो भी पॉइंट हम लोग आगे चल के कंसिडर करेंगे, बट यहाँ पे मैंने वो पॉइंट हाईलाइट कर दिया। ठीक है, ऑक्सीलेटिंग चार्ज produces what? Produces electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट होता है जो साइमल्टेनियसली रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी पता है हमें। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ये कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जब एक मेटल कंडक्टर को रखेंगे, ये कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है मेटल, तो इसके अंदर एक इंड्यूस
इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्यों आएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस एंड माइनस ऑन द सरफेस। अब ये प्लस एंड माइनस क्यों आया था? सो विल स्टार्ट विद द बिगनिंग, कि सबसे शुरू में अंदर में केवल ई नॉट था, बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में था, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से चार्ज पे फोर्स लगता है क्यू ई, और वो चार्ज सेपरेट होना शुरू हो जाता है। नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसलिए इस तरह से चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है। नाउ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, if I write the net electric field inside, it is given by E net equals to E naught minus E induced। अभी इस E naught E net के वजह से क्या होगा कि कुछ और चार्ज जो है वो सेपरेट होगा। चार्ज अगर सेपरेट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंडक्शन वाला इंक्रीज कर जाएगा, E इंड्यूस्ड इंक्रीज कर जाएगा। E इंड्यूस्ड इंक्रीज करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगा, और एक टाइम आएगा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। क्योंकि कंडक्टर में इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, फ्री नेगेटिव चार्जेस रहता है, उसके वजह से फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम जीरो, और ये तब होगा जब एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड के बराबर हो जाएगा, व्हेन ई नॉट बिकम ई इंड्यूस्ड, ठीक है। सो इसके वजह से मैंने बोला था कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अंदर में जीरो होता है। अच्छा, ये सॉलिड हो या फिर सॉलिड कंडक्टर हो या फिर कैविटी वाला हो, उसमें भी चलेगा, ठीक है। अगर एक कंडक्टर है, इसके अंदर ये कैविटी है, कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली जगह, ठीक है, या एम्प्टी स्पेस। सो ये कंडक्टर है और अंदर में कैविटी है, खाली जगह है, उसके बाद भी यही बिहेवियर मिलेगा, ठीक है। व्हाट विल बी? सो ऑन दिस सरफेस वी विल गेट नेगेटिव चार्ज, ऑन दिस सरफेस वी विल गेट दिस पॉजिटिव चार्ज। और जैसा मैंने बताया कि अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाएगा, तो ये डायग्राम जो ऊपर बना रखा है ये भी मॉडिफाई होगा, ये जो डायग्राम है ये भी मॉडिफाई होगा। हाउ इट विल गेट मॉडिफाइड? तो ये है कंडक्टर हमारा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अब यूनिफॉर्म ना हो करके ऐसा दिखेगा तुम्हें। नॉर्मल टू द सरफेस जाना था, तो सरफेस पे नॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है और स्टार्ट भी हो रहा है नॉर्मली। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं दिखाना है। सो एज आई सेड, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, सो आई विल नॉट शो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। यहाँ पे ई नेट कितना है? जीरो है। क्या ई एक्सटर्नल जीरो है? ई नॉट जीरो है क्या यहाँ पे? ई नॉट इज नॉट जीरो, ई इंड्यूस्ड इज ऑल्सो नॉट जीरो। इनफैक्ट ई नॉट इक्वल्स टू ई इंड्यूस्ड है। देखो, एक एब्सोल्यूट जीरो होता है और एक नेट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं होना, और नेट जीरो का मतलब है लेकिन इक्वल एंड अपोजिट क्वांटिटी में है, जिसके वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड केस है, ठीक है। दिस मटेरियल इज कॉल्ड फैराडेज केज। इसका यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकली इंसुलेट करने के लिए किसी भी चीज़ को। जैसे आप देखोगे जो थोड़ा साईफाई मूवीज़ होता है जिसमें जासूसी वगैरह रहता है, ठीक है, तो वहाँ देखोगे कि कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट या डिवाइस को मेटल के बॉक्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना। स्टील का बॉक्स रहता है, उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको रखा जाता है। दैट इज़ बिकॉज कितने कोई भी इलेक्ट्रिक सेंसिटिव मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मेटल के बॉक्स में डिवाइस को रखना है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फैराडेज केज। अब फैराडेज केज के ऊपर हम लोग अलग से फिर से आगे बात करेंगे, बट द नेम ऑफ दिस इज फैराडेज केज। केज का मतलब पिंजड़ा होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं जो कैविटी बनाया था, जस्ट टू प्रोटेक्ट डिवाइस फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, सो हम लोग फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ब्लैक बैकग्राउंड से वाइट बैकग्राउंड पे डिस्कशन करते हैं अभी। सो अगर वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन कंडक्टिंग का मतलब बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ चार्जेज अवेलेबल होता है, ठीक है, बाकी स्ट्रांगली अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच रहता है। तो उस केस में फिर क्या होगा? सो अगेन आई एम टेकिंग दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अंदर ये एक बॉक्स को रखा, जैसे ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक इज अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आएगा। ई नॉट की वजह से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है थोड़ा बहुत, वो इस सरफेस पे अपेयर होगा, ऐसा इंडक्शन होगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। नो बिकॉज ऑफ दिस प्लस एंड माइनस चार्ज जो मैंने अभी अभी लिखा है, इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसका डायरेक्शन उल्टा होगा, मतलब लेफ्ट साइड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस के तरफ, ठीक है। सो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग? ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होगा, क्योंकि ई नॉट बड़ा होगा, कभी भी ई इंड्यूस्ड ई नॉट से बड़ा नहीं हो सकता है, ई नॉट के वजह से ई इंड्यूस्ड आ रहा है। सो ई नेट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड करके लिख सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि अब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर में वीक हो चुका है, और जो बचा कुचा इलेक्ट्रॉन था वो भी अपने न्यूक्लियस के साथ अच्छे से फिक्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं। तो क्या फर्दर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा सरफेस पे इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से? नो फर्दर चार्ज इंडक्शन ड्यू टू E net, since no free electrons available, ठीक है, अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, इसलिए तो इसका मतलब ये निकल करके आया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में रहता है। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो हो जाता है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रहता है, ठीक है। ये एक कंक्लूजन है। हाउ मच इज द चार्ज इंड्यूस्ड, इसे अगर मैं क्यू इंड्यूस्ड का नाम दूं, ये नेगेटिव चार्ज है, और उतना ही दूसरे सरफेस पे होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा। सो क्यू इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है, चार्ज इंड्यूस्ड का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट 1-1/k। बताऊंगा इसके बारे में आगे, ठीक है, यहाँ पे बस फॉर्मूला लिखा है। व्हाट इज क्यू नॉट? तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना, वो किसी दूसरे चार्ज के वजह से ही बना होगा। एक्सटर्नल दूसरे वजह जो है, उसके ऊपर जो सरफेस पे होगा टोटल चार्ज, वो क्यू नॉट रहेगा। तो उस क्यू नॉट का यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन इंड्यूस होता है। व्हाट इज के? तो के इज रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज एप्सिलॉन आर, जो कि रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसे हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है।
So this is the amount of electric field. Then what is the electric field net also? तो net electric field का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E induced, सॉरी induced electric field का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? E नॉट इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के. दोनों एक ही लाइन पे. ठीक है. कैसे आया ये दोनों फॉर्मूला? यू विल कम टू नो अबाउट दिस, बट फॉर द टाइम बिंग फॉर्मूला क्या है? ठीक है. तो क्या सीखा यहाँ पे? कंडक्टिंग मटेरियल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है. ठीक है. कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा रह जाएगा. वो कितना होता है? दैट इज गिवन बाय ई नॉट. ई नॉट इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है. जैसे ये एयर होता है, ये जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है वो एयर है, तो एयर के लिए के का वैल्यू 1 होता है. ठीक है. तो जरा 1 को पुट करो इस इक्वेशन में के जगह पे. इज इट कमिंग जीरो? तो इसका मतलब कि वहां पे कोई इंडक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है. सो वन लास्ट पॉइंट इन दिस, ऐसे तो लिस्ट आउट करें तो और भी पॉइंट्स निकल सकता है, बट वन लास्ट पॉइंट. No two electric field lines intersect each other. कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. जैसे पीछे मैंने जो भी डायग्राम बनाया है, जैसे ये एक डायग्राम अगर बनाया या फिर इस तरह का कोई डायग्राम बनाया, तो कभी भी लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हुए नहीं दिया. ठीक है, दिखाया मैंने. ऐसा क्यों होता है? तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर दो डायरेक्शन इंटरसेक्ट करता हुआ अगर हमने दिखा दिया, तो उस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना पड़ेगा. एक पहले वाले पे टेंजेंट E1 और एक दूसरे वाले पे E2. बट यूजुअली हम जो दिखाते हैं वो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहे होते हैं हमेशा. ठीक है. तो इसके वजह से दो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं हो सकता है. कोई एक ही डायरेक्शन होगा और जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में वो लाइन लेके जाना पड़ेगा. ठीक है. सो ये वाला फिगर गलत है. ठीक है. No two electric field lines intersect each other since there cannot be two direction at one point. टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट, ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका एक ब्रॉडली नेचर हम लोगों ने देखा है, और इसके हेल्प से आगे चल करके जो भी डिस्कशन होगा उसमें भी ये इन सबको हम यूज कर रहे होंगे. ठीक है. सो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को तीन तरीके से स्टडी करते हैं. एक होता है लाइंस के हेल्प से, जो ये सब कुछ था. दूसरा होगा फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है. और फिर थर्ड होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसी फील्ड को स्टडी करना. ठीक है. सो राइट नाउ वी आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.
यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड का मतलब आप एनर्जी से नहीं कनेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे इंटेंसिटी इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नो, इट इज़ नॉट। ये इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है बेसिकली, ठीक है। सो इंटेंसिटी यहाँ पे एनर्जी नहीं है, ये स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसे हम ई से इंडिकेट करेंगे, सिंबल होगा इसका ई, या आई से भी इंडिकेट करते हैं कभी कभी, ठीक है। बट दिस इज बेसिकली अ फोर्स। सो व्हाट डज इट मीन्स? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as force on unit positive charge। ठीक है, और करके लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसे हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, अभी बात करता हूं उसके ऊपर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझना हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली एक फोर्स है, ठीक है। ये बेसिकली एक फोर्स है, किस पे है? तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर है, ठीक है। सो हाउ डू वी डिफाइन दिस? सो मैथमेटिकली वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहां पे क्यू नॉट से इंडिकेट कर देंगे इसे। सो एफ अपॉन क्यू नॉट कहलाएगा, वेयर क्यू नॉट क्यू नॉट इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, बताता हूँ मैं। यूनिट पॉजिटिव का मतलब होता है 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो सबसे पहले पॉइंट को ये यहाँ पे समझेंगे कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज द बेसिस ऑन विच वी आर डूइंग। अभी 1 यूनिट के लिए इतना फोर्स अगर मिल रहा है तो 4 यूनिट के लिए कितना फोर्स मिलेगा, तो 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो इट इज डिफाइंड लाइक दिस। नाउ और भी डेफिनेशन है, मतलब समझाने का और भी तरीका रहेगा। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट ऑल्सो। उसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, पहले एक चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। अभी समझो 2 चार्ज ले रहे हैं, एक चार्ज Q ले रहे हैं और एक चार्ज Q नॉट ले रहे हैं, ठीक है। दोनों के बीच में सेपरेशन है R। सो एम आई क्लियर दैट कि इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, Q नॉट के ऊपर फोर्स है F। एंड हाउ मच इज दिस फोर्स? इज इट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यही है फोर्स, ठीक है। But basically what we want to understand is what is the electric field due to Q at A. Electric field due to Q at A. So according to definition, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब 1 यूनिट चार्ज पे, तो Q नॉट इज बेसिकली 1। तो अगर मैं Q नॉट को 1 लिख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो जाएगा फोर्स से, और उस फोर्स में Q नॉट का वैल्यू क्या लिखना है तुम्हें? KQ अपॉन R स्क्वायर, इज इट? Q नॉट का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है 1, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द फोर्स एट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एम आई राइट गाइस?
This is force at force at unit positive charge. And what is that unit positive charge? Unit positive charge is Q naught, जिसका वैल्यू 1 है. This unit positive charge is called test charge. What is test charge? The charge having 1 unit positive charge is called test charge. ठीक है. Why we use test charge? It is simply the basis of calculation कि एक यूनिट चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है या क्या एनर्जी है, तो फिर बाकी चार्ज अगर होता 1 की जगह 4 कूलम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो है. नाउ कैन आई ऑल्सो राइट दिस बाय डेफिनेशन कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, अभी अभी ऊपर लिखा था मैंने, एफ अपॉन क्यू नॉट, राइट. तो चलो देखो तो क्या इससे भी वही रिजल्ट आ रहा है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर में एक क्यू नॉट होगा, ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया. क्या यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ रहा है, ऊपर और नीचे ये क्यू नॉट को कैंसिल किया मैंने. सो इट इज अगेन कमिंग के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट गाइस. सो दोनों तरीके से मैंने क्या किया, एक तो क्यू नॉट को डायरेक्ट 1 लिखा, और दूसरा तरीका मैंने डिवाइड करने से. डिवाइड करने का मतलब ये होता है यूनिट लेंथ पे या यूनिट मास पे बात करना. जैसे 10 kg रॉड और 5 मीटर उसका लेंथ है, तो व्हाट इज द मास पर यूनिट लेंथ, तो आप बोलते हो 10 डिवाइडेड बाई 5 किलोग्राम पर मीटर. ठीक है, तो इट इज़ 2 kg पर मीटर हो गया है. तो बेसिकली डिवाइड करने का मतलब हो गया कि हम उसे पर यूनिट लेंथ पे सोच रहे हैं. तो ऐसे क्यू नॉट से डिवाइड करने का मतलब हो गया पर यूनिट टेस्ट चार्ज पे सोच रहे हैं. So this is the definition or formula of a electric field due to a point charge. फिर से ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में है, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर. नो इट इज नॉट. किस चीज से ऐसा उस इक्वेशन में क्या दिख रहा है जिसकी वजह से तुम्हें लगा कि वो वेक्टर फॉर्म है. माई फॉर्मूला इज E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. Is there anything in this which suggests you that it is a vector form? और मैंने ऑलरेडी के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर को मैग्नीट्यूड फॉर्म पहले ही लिख रखा है, यू रिमेंबर. वेक्टर फॉर्म के लिए एरो आना चाहिए था, और डिनोमिनेटर में जब भी वेक्टर फॉर्म था, फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, ये फोर्स ही है. एक यूनिट चार्ज पे फोर्स जो होता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं. तो ये फोर्स है. याद करो, वेक्टर फॉर्म में लिखने पे डिनोमिनेटर में आर क्यूब था क्या, यस और नो. क्या मैंने वेक्टर फॉर्म कराया है तुम लोगों को फोर्स का, नहीं कराया क्या, कराया तो है. नहीं कराया है. सो वेक्टर फॉर्म नहीं कराया तुम लोग को, ठीक है, बताता हूँ. नहीं कराया है, बट ये मैग्नीट्यूड फॉर्म होता है, ये शुरू में लिखा है मैंने तुम लोगों को.
ठीक है, तो ये एक मैग्नीट्यूड फॉर्म है, अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पे समझना ये है कि व्हाट डज इट मीन्स। सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू एट डिस्टेंस आर, राइट। एक चार्ज क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो बता रहा है ये फॉर्मूला, ठीक है। जैसे देखो यहाँ से क्यू मैंने यहाँ पे लिया है, इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ए है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए? तो जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो ए पे एक प्लस चार्ज रख दो, किधर उस पर फोर्स लगेगा, क्या ये होगा? दिस इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मुझे बताओ कि ए पे जो चार्ज है, कितना चार्ज है, पहले ये बताओ ए पे कितना चार्ज है? यस, हाउ मच इज द चार्ज ऑट ए? 1 यूनिट चार्ज है, जिसे आप ना के बराबर लेंगे कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। देखो अब मैं ऐसे पूछता हूं कि इस फील्ड में क्यू दिख रहा है तुम्हें, इस फॉर्मूले में क्यू दिख रहा है, तो क्यू के वजह से ए पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है। नो आइडिया, कुछ तो है। सो बेसिकली यहाँ पे ए पे कुछ नहीं है, क्यू पे चार्ज है, ठीक है। क्यू के वजह से ए पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ए का होना और नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 1 यूनिट चार्ज का होना और नहीं होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार सोच करके देखो, अगर ये 1 यूनिट चार्ज जो बोल रहे थे आप क्यू नॉट, अगर उसे हटा दो क्या, तो क्या क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे नहीं होगा? आई रिपीट माई क्वेश्चन, अगर मैं क्यू नॉट को हटा दूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हटा दूं ए से, और केवल क्यू को रहने दूं, तो इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, इन्फ्लुएंस तो होगा चारों तरफ, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। सो जस्ट टू अवॉइड द प्रेजेंस ऑफ क्यू नॉट, हम लोगों ने क्यू नॉट को 1 कर दिया है, ठीक है। इसमें एक और चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो किसी भी पॉइंट पे हम नेट चार्ज लिखते हैं, तो अगर दो चार्ज है, एक क्यू है और एक 1 है, तो उस पॉइंट पे ए पॉइंट पे 1 के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये वाला प्लस उस 1 यूनिट का जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उन दोनों का सम होगा। तो यहाँ पे आंसर ये होगा इसका कि कोई भी बॉडी अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाता है, इज इट? क्या कोई भी बॉडी अपने ही ऊपर फोर्स लगाता है? कोई दूसरा एक्सटर्नल एजेंट होगा जो उस बॉडी पे फोर्स लगाएगा। सो उसी तरह से कोई भी चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अपने ऊपर नहीं लगा सकता है। सो 1 यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो अपने फील्ड को अपने ऊपर नहीं लगाएगा, इसके लिए हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं ले रहे हैं या नहीं लेंगे, ठीक है। सो इट इज बिकॉज ऑफ ओनली चार्ज क्यू। देखो डायरेक्शन चेंज कर दिया थोड़ा, ये बी पॉइंट है और ये आर डिस्टेंस है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी एंड इन विच डायरेक्शन? किस डायरेक्शन में है और कितना है? इज इट रेडियली आउटवर्ड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक और पॉइंट ले रहे हैं आर डिस्टेंस पे, सी। सो इस तरह से हम पूरे स्पेस में 3D में अगर सोचें तो चारों तरफ इक्वी डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। इज इट ओके? इज इट क्लियर विथ एवरीवन? एक पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। राइट नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट एट डिस्टेंस आर, तो उस पॉइंट से आर डिस्टेंस पे चारों तरफ अगर आप देखोगे तो एक स्फेरिकल सेल बन जाएगा, और उस स्फेरिकल सेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
फर्दर फोर्स ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। सो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू नॉट होता है। सो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से। आपको पता है कि ये सिनेरियो किस चीज़ का है, यहाँ एक चार्ज Q है और यहाँ एक चार्ज Q नॉट है। वी आर राइट नाउ इंटरेस्टेड इन व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q नॉट बिकॉज ऑफ Q। Q के वजह से Q नॉट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसमें हम इंटरेस्टेड थे, ठीक है। एंड इट वाज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q नॉट डिवाइडेड बाय Q नॉट, ठीक है। तो Q नॉट को, Q को हम कहेंगे सोर्स चार्ज, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम सोर्स चार्ज कहेंगे। जो फील्ड में है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज इज द वन विच एक्सपीरियंस द फोर्स, ठीक है। ऐसे टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन है 1 यूनिट होना, बट पहले Q नॉट से हम लोगों ने इंडिकेट किया था इसे, ठीक है। तो Q नॉट को भी हम टेस्ट चार्ज ही बोलेंगे, जो फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। उल्टा भी पॉसिबल है, क्या हम Q नॉट को सोर्स चार्ज और Q को टेस्ट चार्ज ले सकते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि आपको पता है दोनों चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ना। सो बस पॉइंट यही है कि हम किस तरह से सिस्टम को देख रहे हैं, क्या हम यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से हमने इसे लिखा हुआ है, ठीक है। सो फार अभी हम Q के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड Q नॉट पे देख रहे हैं। वी कैन ऑल्सो सी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q नॉट एट Q, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है और बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता रखा था। सो इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसका वैल्यू E है, अगर यहाँ एक Q नॉट है पॉजिटिव चार्ज, सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस चार्ज, तो आप बोलेंगे राइट डायरेक्शन में F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि नेगेटिव चार्ज है तो आप बोलेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q नॉट इंटू E, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स ऑन अ चार्ज विच इज प्लेस्ड। E एक्सटर्नल फील्ड होता है, E इस चार्ज Q नॉट का फील्ड नहीं है। बी क्लियर ऑन दिस। सम एग्जांपल्स, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। और बताना है आपको दिस बॉब हैज अ मास m and carry a charge q. There is an electric field downward in this space. So how much is the tension in the string? Yes, वैष्णव, नीचे क्या लग रहा है बताइए फोर्स में, और नीचे QE ही लग रहा है। सो टेंशन इज इक्वल्स टू mg प्लस q इंटू E. दिस इज द फोर्स, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। फाइंड द टेंशन एंड डिफ्लेक्शन ऑल्सो। बॉब पहले तो वर्टिकल था, बट एक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में बॉब इस तरह से अलाइन हो गया है, ठीक है। इसके ऊपर प्लस चार्ज है
मास m है, चार्ज q है, ठीक है, and the electric field is given in this direction, right direction. So what is this angle deflection theta and what is the tension T in equilibrium? This is the case of equilibrium. बताओ. So one force is here, QE, and another force is here, downward mg. So resultant is somewhere here. This angle is theta. So can I write tan theta here? Tan theta equals to perpendicular upon base. तो यहां से tan theta निकल गया. And tension रूट अंडर QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, ठीक है. इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो होगा R, और R ही T के बराबर होगा. ठीक है. ऐसे ही स्प्रिंग कंप्रेशन को लेकर के आता है. क्वेश्चन है फाइंड द कंप्रेशन. दो तरह का चीज है, कंप्रेशन एंड इक्विलिब्रियम एंड कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन. ये वाला स्प्रिंग में ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर देते हैं. फाइंड compression at equilibrium in spring. और सिचुएशन ये है, ये रहा होगा इसका इक्विलिब्रियम, लेकिन ब्लॉक अभी यहां पे है. दिस इज x equals to 0, but it has mass m, charge q, and there is an electric field existing in the space here. So what is k दे रखा है, then what is x equals to, ये जो कंप्रेशन है x वो कितना है वो बताना है. सो दिख रहा है सब साफ साफ. राइट साइड में फोर्स लगेगा kx और लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा QE. m का जरूरत ही नहीं पड़ा इसमें, है ना. सो आप सीधा सीधा लिखेंगे kx इक्वल्स टू mg एंड x इक्वल्स टू mg बाय k. लेकिन फिर क्या होता तुम्हारा आंसर अगर क्वेश्चन ऐसे हो, find maximum compression in spring if electric field is switched on. हाँ मैंने mg लिख दिया, करेक्ट कर रहा हूं. नाउ यू फोकस ऑन दिस. व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, व्हेन ब्लॉक इज एट x इक्वल्स टू 0, मतलब मेन पोजीशन पे पहले से पड़ा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, तो ठीक है. तो अब स्विच ऑन करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कितना कंप्रेशन होगा. तो आपको पता है ना ये ट्वाइस हो जाता है. इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होता है हमें.
इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होता है ना हमें। ब्लॉक पहले से यहां पड़ा है, x बराबर 0 पे, और ये कंप्रेस होकर के यहाँ रुकेगा जब हम स्विच ऑन कर देंगे तो। दिस इज व्हाट वी विल कॉल मैक्सिमम कंप्रेशन। सो यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होता है, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होता है। सो वी अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम टू सिंप्लीफाई इट, या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी, ठीक है। सो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से व्हाट इज द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट क्यू ई एक्स, बताओ। ये रहा फोर्स जो कि कांस्टेंट फोर्स है, एक्स डिस्टेंस तक लगा है। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस मच, ठीक है, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग का वर्क डन हो गया, स्प्रिंग का वर्क डन डिस्प्लेसमेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो, ये डेल्टा के ही है। हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है, और यहां से सिंप्लीफाई करने पे तुम देखो तो x इक्वल्स टू आ रहा है 2QE अपॉन के। तो अगर मैं इसे x नॉट बोल दूं तो ये आ रहा है 2 टाइम्स x नॉट, जिसे तुम्हें याद भी रखना है कि मैक्सिमम कंप्रेशन इक्विलिब्रियम के कंप्रेशन का डबल होता है, और कैलकुलेशन करते समय आसान होता है, इक्विलिब्रियम से कंप्रेशन निकाल लो और उसे सीधा डबल कर दो और बोलो कि यही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ मैकेनिक्स जो यहां पे आ रहा है, बस फॉर्मेट क्या है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। आपको याद है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहां पे क्वेश्चन है, फाइंड रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट, इनफैक्ट हो सकता है शायद मैंने नहीं बताया होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड एच मैक्स निकालने को बोल रहे हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव चार्ज को आपने एक सर्टेन एंगल पे थ्रो किया है, जिसका मास m है, चार्ज q है और स्पीड u है, जिससे तुमने थ्रो किया है। सो सबसे पहले तो पता यही करना है कि व्हाट इज द पाथ ऑफ द चार्ज। सो इस चार्ज पे ना कॉन्स्टेंटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जब एक डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो वो पैराबोलिक पाथ में जाता है, ठीक है। अगर फोर्स एंड वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के तो वो पार्टिकल सर्किल में जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो पाथ होगा वो पाथ इसका ऐसा हो जाता है, लगातार इस पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। विच फोर्स इज दैट, QE, ठीक है। तो जहां पे G था ना वहां पे तुम्हें अब एक्सेलरेशन ले लेना है। वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इज इट QE बाई M, acceleration in charge downward. So you can go for the complete solving also, but we are writing here directly. My formula is 2 pi, sorry क्या था फॉर्मूला भूल गया मैं, 2u sin थीटा। अच्छा क्वेश्चन में मैंने दिया नहीं है, जी के जगह पे a यूज करना है तुम्हें, ये एंगल थीटा है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन, और a के जगह पे तुम्हें ये यूज करना है 2um sin थीटा अपॉन QE। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कहां से कहां आने का, A से B तक पहुंचने का, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इस फिगर में क्या है, तो ये रहा मैक्सिमम हाइट H मैक्स। रेंज क्या है, तो AB लेंथ इज द रेंज,
Can you tell me what is the range formula equals to? U square sin 2 theta upon g होता था, लेकिन g will be replaced by a now because region of acceleration is electric field here. So QE upon m, और उस m को ऊपर लिख देते हैं, चलेगा. Similarly H max U square sin square theta upon 2QE अपॉन, या 2a होता है यहाँ पे, अपॉन दिस, दैट्स इट. तो अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो फिर हम थोड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे. अगर यहाँ पे ग्रेविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट रहता तो हम mg प्लस QE अपॉन m, मतलब g इफेक्टिव जो हो जाता वो हो जाता g प्लस ए. ठीक है, सो g प्लस QE अपॉन m, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. राइट. पीछे वाले फॉर्मूले में, पीछे वाले सिचुएशन में एक दो और पॉइंट्स हैं. जैसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फ्रॉम दिस इक्विलिब्रियम. तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी इफेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे. सो हाउ मच इज जी इफेक्टिव? तो जी इफेक्टिव विल बी ये क्यू ई अपॉन एम और यहाँ पे एम. तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तुम्हें. एंड आई थिंक यू कैन सी इट, पहले भी डिस्कस किया है इस तरह का सिचुएशन. सो इट इज एल अपॉन रूट अंडर जी प्लस क्यू ई अपॉन एम, जी स्क्वायर प्लस क्यू ई अपॉन एम का होल स्क्वायर. इज इट? यही आएगा ना रिजल्टेंट एक्सप्रेशन. देखो टेंशन निकाल लिया तो टेंशन निकाल लिया, तो यहां से रिजल्टेंट जी इफेक्टिव ही निकल आएगा. ठीक है. सो ये सब मैकेनिक से कनेक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. डेविएशन ऑफ चार्ज. डेविएशन ऑफ चार्ज. Situation given is two parallel plates, you can say. ये तो इस तरह का पैरेलल प्लेट्स होता है. ऊपर वाले पे मान लो प्लस चार्ज दे रखा है. ये एक अरेंजमेंट है, इसे हम कैपेसिटर बोलते हैं, आगे तो पढ़ेंगे. बट यहाँ पे जिस तरह से चार्ज अरेंजमेंट है उसको देख के आप समझ सकते हो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लेट इज टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड हेयर. सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड में, राइट. और जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपस में यूनिफॉर्म है. तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ एग्जिस्ट करता है. लेट्स कॉल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस इज ई नॉट. इस प्लेट का लेंथ एल है और दोनों प्लेट के बीच में सेपरेशन डी है. दिस सेपरेशन इज डी. नाउ एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज स्मॉल ई दे देते हैं, मास एम दे देते हैं, इट इज बीइंग थ्रोन वेरी क्लोज टू द लोअर प्लेट विथ स्पीड यू. ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन इज enters horizontally near bottom plate. Horizontally near bottom plate. ठीक है. तो आपको बताना है what is the condition for striking the upper plate and not striking the upper plate. Find condition for hitting and
not hitting upper plate. क्या कंडीशन होगा जिससे हम ये दिखा सके कि ऊपर वाले प्लेट को हिट कर रहा है या नहीं हिट कर रहा है? तो सबसे पहले पाथ डिफाइन करो जरा इसका. How will it move in between in this space? Is it a parabolic path? So its path will be something like this. देखो इसका पाथ जो होगा ना वो ऐसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा, जिसमें लगातार इस पे ऊपर की ओर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स लग रहा होगा QE, और इसलिए ऊपर की ओर इसमें एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, और एक्सेलरेशन विल बी गिवन एज QE अपॉन M. तो अपर डायरेक्शन में इसमें एक्सेलरेशन है. ठीक है, सो AY में इसके पास QE अपॉन M एक्सेलरेशन है. एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, मान लो ये चलता है TX टाइम के लिए एक्स एक्सिस पे. ठीक है, और ये चलता है TY टाइम के लिए Y एक्सिस पे. टाइम ऑन Y एक्सिस एंड दिस इज टाइम ऑन एक्स एक्सिस. तो मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसे लिख दूं TX इज ग्रेटर देन TY, तो हिट हुआ या नहीं हुआ? एग्जाम्पल के लिए मान लो ये 5 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड है. ठीक है, तो बताओ हिट हुआ या नहीं हुआ? यहां पे हिट हो रहा है. क्यों? क्योंकि y एक्सिस पे चलने का जो टाइम है ना वो कम दिख रहा है और x एक्सिस पे चलने का टाइम ज्यादा दिख रहा है. ठीक है, तो जितने देर के लिए वो x एक्सिस पे चलेगा उतने देर में y एक्सिस को ये अचीव कर लेगा, मतलब हिट कर जाएगा. ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बोलूं कि TX एक्स एक्सिस पे जो चला ना वो कम टाइम लग रहा है उसको चलने में और उतने ही देर में y एक्सिस पे ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कि वो पहले बाहर निकल गया है, मतलब एक्स एक्सिस पे ज़्यादा चला गया है कोई भी टाइम इंटरवल के लिए. ठीक है, और y एक्सिस पे कम चला है. ठीक है, ऑफ कोर्स ये दोनों पॉइंट मैं क्या लिख रहा हूँ, मतलब पूरा लिखना चाहिए था मुझे कि एक्स एक्सिस पे कितना दूर चलने के लिए. तो एक्स एक्सिस पे L चलने के लिए टाइम ऑन एक्स एक्सिस टू कवर L एंड टाइम ऑन एक्स एक्सिस टू कवर D. ठीक है, तो ऊपर वाला कंडीशन हो गया टू हिट द प्लेट. ऊपर वाली कंडीशन में प्लेट को ये हिट कर रहा है. ठीक है, नीचे वाली कंडीशन में हिट नहीं कर रहा है, टू नॉट हिट द प्लेट. एनी क्वेश्चन है? नहीं, वो तो कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन पे फिर डिपेंड करेगा ना. परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक है, परफेक्ट इनइलास्टिक है, क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है. जैसे मान लो कि ये परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन का केस होता तो फिर क्या होगा कि ये उस ऊपर वाले पॉइंट को ऐसा हिट करेगा, फिर वहां से बाउंस बैक करेगा, फिर ऐसे हिट करेगा, फिर बाउंस बैक करेगा. आर यू गेटिंग दिस? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में हाँ, तभी तो ये ऊपर गया, वो तो हो गया, अट्रैक्शन तो हो ही रहा है, बट अब जो मोमेंटम वेलोसिटी आया है एज ए पार्टिकल ये मेटल प्लेट को स्ट्राइक करेगा, हिट करेगा ना.
तो कुछ वेलोसिटी के साथ मोमेंटम के साथ हिट करेगा तो उसके बाद क्या होगा? दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन वाज। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हिट करेगा कि नहीं करेगा, बट जब हिट कर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, वो है तुम्हारा क्वेश्चन। सो योर क्वेश्चन इज जस्ट लाइक व्हेन यू थ्रो अ बॉल, व्हाट विल हैपन आफ्टर हिटिंग द फ्लोर? सो ऑलरेडी डिस्कस्ड केसेस बनता है इसमें। अगर इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन है तो पहली बार हिट करने के बाद वो सीधा फ्लोर पे स्लिप करना चालू कर देगा। परफेक्ट इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन है तो वो बाउंस बैक करेगा और उसी हाइट तक जाएगा जितने से ये आया था। और सिंपली इन इलास्टिक कोलिजन है तो फिर धीरे धीरे वो कम होता चला जाएगा, ऐसा। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल ऑल्सो। ये सब कोलिजन में डिस्कस किया है, आपको कनेक्ट करना है अब उसके साथ, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द सिचुएशन कि करना क्या है, तो टी एक्स और टी वाई जरा निकालो। ऑन एक्स एक्सिस क्या स्पीड कांस्टेंट है? यस, ऑन एक्स एक्सिस स्पीड कांस्टेंट है। तो एल बराबर यू इंटू टी एक्स, और यहां से टी एक्स बराबर निकल के आया है एल अपॉन यू। इक्वेशन नंबर वन। ऑन वाई एक्सिस एक्सेलरेशन का केस है और शुरुआत में हॉरिजेंटली दिया गया था, तो वाई एक्सिस पे कोई वेलोसिटी है नहीं, ठीक है। सो ऑन वाई एक्सिस आप फॉर्मूला लगाने वाले हो वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो और ऊपर जाना है तो डी डिस्टेंस कवर करेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ इंटू क्यू ई अपॉन एम इंटू टी वाई का स्क्वायर, और यहाँ से टी वाई आ रहा है टू एम डी अपॉन क्यू इंटू ई रूट कवर। इक्वेशन नंबर टू। टू हीट द प्लेट क्या होना चाहिए? वाई एक्सिस का टाइम कम होना चाहिए एक्स एक्सिस के टाइम से, राइट। तो वाई एक्सिस पे जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब अपर प्लेट पे जल्दी पहुंच जाएगा इधर निकलने के बजाय। डी डिस्टेंस कवर करने के सॉरी, एल डिस्टेंस कवर करने के पहले, एल डिस्टेंस कवर करने के पहले डी डिस्टेंस अगर ये कवर कर लिया तो हम कहेंगे कि कोलिजन हो रहा है। सो टू हीट द प्लेट दिस शुड बी द कंडीशन। तो दोनों को इक्वेट कर दो, रूट अंडर टू एम जी अपॉन क्यू ई शुड बी ग्रेटर देन एल अपॉन यू। इसी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ एल, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एल इन ऑर्डर टू हीट द अपर प्लेट। अपर प्लेट को हीट करने के लिए अधिक से अधिक कितना लेंथ हमको रखना पड़ेगा, सॉरी कम से कम कितना लेंथ रखना पड़ेगा, नॉट अधिक से अधिक, कम से कम। क्योंकि देखो क्या होगा, यहां से आ रहा है एल ग्रेटर देन यू रूट अंडर टू एम जी अपॉन अपॉन क्यू ई। इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाले प्लेट को हीट करने के लिए डी डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा उससे ज्यादा टाइम उसे एक्स एक्सिस पे चलने में लगना चाहिए, तभी वो अपर प्लेट को हीट कर पाएगा। तो अगर नीचे वाला लेंथ, हॉरिजेंटल लेंथ अगर एल से इस लेंथ से बड़ा है तो आराम से वो अपर वाले सरफेस को हिट कर पा रहा है, ठीक है। और टू नॉट हिट के लिए बस यही इनइक्वलिटी को उल्टा कर देना है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे हिट करने का कंडीशन डिस्कस कर लिया है। जस्ट गो थ्रू दिस वंस।
देख लिया? फाइन. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज के ऊपर क्या फोर्स आएगा और फिर उसे हमें कैसे कैलकुलेट करना है. आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज अरेंजमेंट. अभी तक जो बात चल रहा था उसमें मैंने पॉइंट चार्ज लिया था और सोर्स भी सॉरी, जैसे ये प्लेट चार्ज है, ये अभी वाले केस में हम लोगों ने प्लेट के ऊपर चार्ज दे रखा है ये, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, वायर के ऊपर होगा तो वायर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. सो electric field due to different charge arrangement. इसमें सबसे पहला पॉइंट तो जो सब ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है उसी को ले लेते हैं, एंड दैट इज योर पॉइंट चार्ज. सो पॉइंट चार्ज के वजह से ये चार्ज क्यों है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर, एंड द मैग्नीट्यूड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. राइट गाइस, के स्टैंड्स फॉर 1/4πε0. बाय डिफॉल्ट हम वैक्यूम या एयर में बात कर रहे हैं. सो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये है इसका मतलब. तो जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे, और इसलिए आपको हमेशा एलिमेंट चूज करना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंड केसेस, लीनियर चार्ज. लीनियर चार्ज में लैम्डा इक्वल टू होना चाहिए क्यू अपॉन एल और डी क्यू इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा इंटू डी एक्स. ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर रखा है मास में भी लेकर के. अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो मैंने बोला था कि ग्रेविटेशन के साथ हम लोग बात करते रहेंगे, यहीं पे बात कर लेते हैं. चलो, कि ये सब कुछ एक पॉइंट मास के लिए भी हो सकता है. ठीक है, तो ग्रेविटेशन में एक पॉइंट मास है m, उससे r डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, a पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा. सो इट विल बी g स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर. मतलब k जो है वो इक्विवेलेंट टू g हो गया है यहाँ पे. ठीक है, चार्ज के एनालॉगस क्या यूज कर रहे हैं हम, मास यूज कर रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला किस चीज का है, ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए. ठीक है, 1 सेकेंड. Gravitational field at A due to mass m. What is the direction of gravitational field? So it will be towards the mass m. ठीक है ना, जो फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा, मास m के तरफ होगा. ठीक है. सो इफ आई टेक अ पॉइंट मास m, सो इससे
किधर भी r डिस्टेंस पे हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा, जस्ट लाइक नेगेटिव चार्ज। तो एक मास जो है ना उसका बिहेवियर एक नेगेटिव चार्ज के जैसा होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टुवर्ड्स चार्ज होता है। ठीक है, सबका फॉर्मूला Gm/r² रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग बाकी भी केसेस में लिखते चलेंगे। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लीनियर मास। सो इन दिस लीनियर मास, इस पे ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया हुआ है, आप देखेंगे पीछे जा करके। तो फोर्स ऑन चार्ज Q, देयर इज अ रॉड विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अगर मैं कंडक्टर बोल दूं तो ये अपने आप चार्ज हो जाएगा। अगर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जैसे रबर वायर हो तो उसके ऊपर हमें मैन्युअली रखना पड़ेगा यूनिफॉर्म चार्ज करने के लिए। इसके वजह से, जिसका लेंथ L है, इसके वजह से अगर एक एंड से r डिस्टेंस पे पॉइंट A है, देन व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अलोंग द लाइन रखा हुआ है। ठीक है, सो द फॉर्मूला इज, एक तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा इधर अवे, एंड इट इज K Q अपॉन A इंटू A प्लस L। A ये है, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। हाउ टू डील विद दिस? So you have to take the small element and then you have to simplify it. So सबका process एक ही है, and what is that process? Take a small element of thickness dx at a distance of x from that point. इसके ऊपर जो चार्ज है उसे आप dq से रिप्रेजेंट करेंगे। dq विल बी लैम्डा इंटू dx, एंड लैम्डा का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इंटू dx। ठीक है, सो इस छोटे से एलिमेंट के वजह से जो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा DE। DE क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DQ। बताओ DQ इक्वल DE इक्वल टू क्या लिखूं मैं? प्लीज टेल मी। K इंटू चार्ज, चार्ज कितना है? DQ है। कितने डिस्टेंस पे है A से? DQ बताओ। DQ कितने डिस्टेंस पे है A से? X डिस्टेंस पे है, एंड दिस इज द वेरिएबल, X ही वेरिएबल है यहाँ पे। कहां से कहां तक वेरिएशन होगा X का बताओ। A से लेके A प्लस L तक ना। ये जो है पहला एलिमेंट यहां है, this is your first element, green one. This is your second element, then third element, then fourth element, fifth element, sixth element. इस तरह से सारे एलिमेंट्स को ऐड करते चले जाओगे। सो लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो A प्लस L पे है, और पहला एलिमेंट जो था वो A पे था। सो द इंटीग्रेशन विल गो फ्रॉम A टू A प्लस L। बाकी इंटीग्रेशन तुम्हें आता है, सो यू विल सिंप्लीफाई इट। ठीक है, KQ अपॉन A इंटू A प्लस L करके आ जाएगा। यही लिखा था ना, या
अभी वायर पे ही बात करेंगे हम। तो ये वायर का केस था, इसको आप केस ए ले सकते हो। देन केस बी, केस बी जो है वो है दिस इज द वायर, yeah. So we are again taking the linear charge. The charge density is given as lambda. Lambda होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एंड वी आर टेकिंग अ पॉइंट P. सपोज करो यहाँ पे पॉइंट P ले रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, ठीक है, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट पॉइंट इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ distance r from the wire, ठीक है. सो इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, अब पॉइंट P कैसे पता लगेगा कि है कहाँ पे, तो उसके लिए हमें ये एंगल लेना होता है. θ1 and θ2 are the measure of position of P position. θ1 and θ2 खुद से सोच करके देखो, अगर मैं ये पॉइंट एक Q ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट Q है, तो डिस्टेंस तो अभी भी R ही है ना, एम आई राइट गाइस? लेकिन ये नीचे हो चुका है, तो क्या ये एंगल से पता लग रहा है कि ये नीचे हो रहा है, नीचे है Q P के, तो θ1 और θ2 के बदल जाने से ऐसा हो रहा है. सो P पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे θ1, θ2 एंड R तीनों चाहिए, ठीक है. कहाँ पे है P पोजीशन, अगर ये तुम्हें बताना हो तो θ1, θ2 एंड R तीनों चाहिए. केवल R लिख देने से काम नहीं चलेगा, या केवल θ लिख देने से भी काम नहीं चलेगा, ये चलेगा. क्या बोलते हो, θ1 θ2 दे दे तो P डिफाइंड हो जाएगा क्या? यस, डिफाइंड हो जाएगा. तो θ1 एंड θ2 इज एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल. Be careful about this. Can you tell me what is the direction of electric field at point P? Try करके देखो. Direction of electric field, एक एनालिटिकल आइडिया चाहिए हमें कि किधर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे, इस चार्ज की वजह से. अगर मैं आपसे, एक सेकेंड, मैं एरो देता हूं, ऑप्शन पूछता हूं, 1 2 3 4 and 5. लेंथ पे मत जाओ, हाँ, वायर में ये लेंथ ज्यादा है. यस, θ2 इज ग्रेटर देन θ1 इन दिस फिगर. यस, इट इज राइट. क्या बोल रहे हो? 2 आएगा. और लोग सजेस्ट करो, 2 इज द राइट आंसर. और किसी के मन में और कोई बात है? सो यस, द आंसर इज 2. सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू, कि पहले आप आइडिया लगाइए कि किधर होगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 इन दिस केस. एंड यस, यू आर राइट. ये इस बात पे डिपेंड किया कि कौन वाला सेक्शन ज्यादा है. तो आप इस बात को भी मान रहे हो कि जो O पॉइंट है वो ऊपर के लेंथ और नीचे के लेंथ को यहाँ पे अनइक्वली डिवाइड कर रहा है. ऊपर का लेंथ छोटा है नीचे के लेंथ से, ठीक है. लेकिन हम क्या करेंगे इसमें कि हम 2 डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा लिखेंगे. एक इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, इसे हम E परपेंडिकुलर नाम देंगे, ठीक है. और दूसरा पैरेलल, ठीक है, E पैरेलल. और ये जो E पैरेलल है वो नेट ऊपर आ जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि जो नीचे वाला, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो छोटा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नीचे होना है. अगर मैं नेमिंग कर दूं 1 and 2, तो देखो E1 नीचे आएगा
और 2 के वजह से जो कॉम्पोनेंट है वो E2 ऊपर आएगा, और E2 साफ दिख रहा है कि बड़ा होगा E1 से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपसाइड। और यही एलिमेंट 1 और 2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी इस तरह से आएगा जो कि ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना होगा ये, उसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। एक्चुअली पहले मैं फॉर्मूला यहाँ लिखूंगा और फिर हम लोग कैसे आता है उस पर बात करेंगे। सो द फॉर्मूला गोज लाइक के लैम्डा अपॉन आर mod of sin theta 1 plus sin theta 2। यहां होगा k lambda upon r mod of cos theta 1 minus cos theta 2। ये बात क्लियर हो रहा है कि प्लस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड में आएगा, ऊपर वाले सेक्शन का नीचे वाले सेक्शन का, इसलिए प्लस आ रहा है। ऊपर वाले इक्वेशन में जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है वो यही बता रहा था जो अभी मैंने बनाया था कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े वाले चार्ज के से अवे होगा। ठीक है, ये दोनों ही फॉर्मूला जो है वो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है या वेक्टर फॉर्म में है। ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर दोनों कौन से फॉर्म में है? इट इज ओनली मैग्नीट्यूड फॉर्म। डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने शो कर रखा है फिगर में, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो। ठीक है, कहां से आया ये फॉर्मूला? ठीक है, लेट अस डील विद दिस। डेरिवेशन, ऑब्वियसली मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा और उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख करके और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द पॉइंट P एंड आई एम टेकिंग द एलिमेंट ओवर हेयर। यहां इंपॉर्टेंट होगा कि हम जो एलिमेंट बना रहे हैं उसको किस तरह से ड्रॉ करना है। सो यू विल कॉल इट एनीथिंग, जैसे y भी बोल सकते हो। मैं यहाँ पे dl बोल रहा हूँ और ये लेंथ को l बोल दे रहा हूँ। ठीक है, ऑफकोर्स l से काम नहीं चलेगा क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 के टर्म में मैंने क्वेश्चन को दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट दोनों को P पॉइंट से ज्वाइंट करेंगे। इफ यू कैन रिमेंबर, थोड़ा और इसे ठीक करना पड़ेगा। ऐसा कैलकुलेशन हम लोगों ने अभी अभी YDSC में भी किया है, कंस्ट्रेंट मोशन में भी किया है। आई एम टेलिंग कि जो एलिमेंट ले रहे हो उसका अपर एंड और लोअर एंड को Q से P से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एलिमेंट बहुत छोटा है, यू एक्सेप्ट दिस dl जो कि एकदम पॉइंट के जैसा होगा। ठीक है, यू हैव टू टेक दिस एंगल एज थीटा, you have to take this angle as what, d theta। ठीक है, इस एलिमेंट जिसके ऊपर जो चार्ज है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना है, dq बराबर व्हाट, लैम्डा इंटू dl। एम आई राइट? इस dq के वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq? ये एक पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से p पॉइंट पे, तो इसे मिलाने वाला जो लाइन है उस पे ही होगा ना। Please let me know if you understood this direction DE। अगर मैं इस डिस्टेंस को z मान लूं तो ऊपर वाला ब्लैक डॉटेड और नीचे वाला ब्लैक डॉटेड दोनों ऑलमोस्ट z डिस्टेंस पे है, तो फॉर्मूला हो जाएगा k dq अपॉन z स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज है dq, z डिस्टेंस पे पॉइंट p है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k इंटू dq अपॉन z स्क्वायर, and direction is given like this। will this have two component? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, क्या इसका दो कंपोनेंट दिख रहा है तुम्हें? एक DE परपेंडिकुलर एंड दिस इज DE पैरेलल।
यहाँ एंगल थीटा है तो आप मानेंगे कि ये एंगल थीटा होगा। तो क्या ये कॉस कॉम्पोनेंट आ रहा है, डी ई कॉस कॉम्पोनेंट, डी ई साइन कॉम्पोनेंट, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो थीटा वेरिएबल है, इज इट और नॉट? देखो, अगर मैंने यहाँ एलिमेंट लिया, फिर यहाँ एलिमेंट लिया, फिर यहाँ एलिमेंट लिया, तो ऊपर नीचे जाने पे थीटा ही तो बदल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे जाने पे थीटा ही तो बदल रहा है। सो थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब थीटा आएगा कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में डी क्यू है। देखो लाइन ऑफ थॉट, डी क्यू है तो डी क्यू में आएगा डीएल, डीएल में मुझे लाना पड़ेगा डी थीटा। क्या करें ऐसा? सो यू रिमेंबर कि नीचे वाला लाइन छोटा है ऊपर वाले लाइन से, तो यहां से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना रहता है। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो आप मानेंगे कि ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल लगभग 90 ही होगा पैरेलक्स मेथड से। तो ये वाला एंगल कितना होगा? वो भी एंगल थीटा होगा। चेक करो, ठीक है। ये अभी वाईडीएससी में भी स्लिट्स पे ऐसे ही वर्क किया था हम लोगों ने। नाउ ये है डीएल। कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस लेंथ? वो ट्राइंगल को अलग कर देता हूं मैं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये है वो ट्राइंगल, यहां थीटा, यहां डीएल, ये एंगल थीटा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ। इज इट डीएल कॉस थीटा? ओके, देन what is the relation of z d theta and this? Is it z into d theta? वो जो फॉर्मूला था ना, x इक्वल टू आर डी थीटा पैरेलक्स में, लेकिन ये तभी लगाना है जब ये r और ये r और ये d थीटा रहेगा। तो अभी के केस में ऊपर वाला और नीचे वाला लेंथ अलग अलग था। ठीक है, अभी इसे ठीक करने के लिए मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था, this perpendicular line, sorry, this perpendicular line। तो अब लगभग दोनों साइड बराबर हो चुका है और इसलिए अब हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट इट। सो एक पार्ट कर लेते हैं अभी फटाफट करके। ऑन एक्स एक्सिस, यहां एक्स एक्सिस से मतलब नहीं है, परपेंडिकुलर टू द वायर से मतलब है। ठीक है, सो डी ई परपेंडिकुलर इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर, ये लिखा डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना, ये वाला लाइन लिखा है मैंने अभी। नाउ फर्दर डी क्यू को क्या लिखने वाले हो आप? तो आप लिखने वाले हो लैम्डा इंटू डी एल। अभी डीएल को क्या लिखने वाले हो? सॉरी, डीएल रहने दो अभी, अपॉन जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। नाउ यू सी, खुद ब खुद यहाँ पे डीएल कॉस थीटा आ रहा है। इस डीएल कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? ऊपर देखो जरा, इन टर्म्स ऑफ डी थीटा मैं पूछ रहा हूँ। ऊपर छोटा सा ट्राइंगल जो बना है वो देखो, के लैम्डा इंटू जेड इंटू डी थीटा अपॉन जेड स्क्वायर। एक जेड कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, के लैम्डा डी थीटा अपॉन जेड हो रहे हैं। जेड में थीटा है, कैसे? तो वो ट्राइंगल से आप देख लो। ठीक है, क्या ऊपर वाले ट्राइंगल से मैं बोल सकता हूँ, ये आर दे रखा था आई थिंक, तो आर इक्वल्स टू जेड कॉस थीटा, इज इट? सो जेड इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा। ये वाला जेड को उठा के इधर रख देंगे, तो डी ई परपेंडिकुलर इज कमिंग एज के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर नीचे और कॉस थीटा ऊपर। नाउ दिस इज फाइनल इंटीग्रेबल फॉर्म, जहां से अब हम आगे इंटीग्रेशन करेंगे। आर कांस्टेंट है या वेरिएबल है? स्मॉल आर, स्मॉल आर कांस्टेंट है। मुझे बताओ कमिंग वीक में तुम लोग का अभी अब टेस्ट का क्या प्लान है?
कमिंग वीक में? नेक्स्ट संडे को है क्या टेस्ट? क्या है टॉपिक? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया यहाँ पे, मतलब इस वीक में हो ही रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पार्ट कंप्लीट करा दिया, अभी वायर वाला पार्ट कंप्लीट, ये सब हो ही रहा है, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन थीटा का कहाँ से कहाँ तक? सो इट विल बी माइनस थीटा टू प्लस थीटा 1, ठीक है। क्योंकि देखो नीचे से मैंने लिखा था थीटा 2 और ऊपर से मैंने लिखा है थीटा 1, तो ऑब्वियसली सारा मेजरमेंट ऊपर की ओर जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और नीचे की ओर निगेटिव रहेगा। तो थीटा 2 को माइनस थीटा 2 क्यों लिखा, वो समझ में आया क्या? बिकॉज माई रेफरेंस लाइन इज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन से नीचे अगर एंगल होगा तो क्या लोगे आप, निगेटिव और पॉजिटिव? इधर ऊपर है अल्फा, तो नीचे की ओर क्या लेंगे, माइनस अल्फा लेते हैं ना। अभी ये समझाना है क्या तुम लोग को? ट्रिगो तो कर लिया तुम लोगों ने। सो माइनस प्लस लेना है। सो आप जरा सिंप्लीफाई कीजिए, कॉस का इंटीग्रेशन होता है, बोलो, नहीं बोलोगे, साइन होता है, ठीक है। सो इट इज के लैम्डा अपॉन आर मॉड ऑफ साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब मुझे तो नहीं समझाना चाहिए कि अंदर में प्लस क्यों आया, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है और लोअर लिमिट में साइन ऑफ माइनस थीटा है तो माइनस बाहर आकर के प्लस बन जाएगा। सो ये प्रूफ किया मैंने। तो अब नेक्स्ट सेशन में वापस इस डेरिवेशन को समझाऊंगा एंड देन आफ्टर विल गो फॉर द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सच क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन रिवीजन कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, इसका कंप्लीट कीजिए, ओके। एंड आई एम प्लानिंग